अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी टॉक शो। पाकिस्तान की सियासत 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी सूरत हाल मज़ीद गंभीर, बल्कि शायद जो पहले सूरत हाल से उससे भी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का इस वक्त सामना है। अपोजिशन सड़कों पर, असम्बली में कम। खैबर पख्तूनख्वा का एक राब्तों का फुकदान मैं कहूँ, या रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं बन पा रहा है फेडरल के साथ, तो गलत ना होगा। फिर बजट आया, बजट के बाद उसके खदोखाल सामने आए, आम आवाम परेशानी का शिकार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अलग धड़ों में बटी दिखाई दे रही है, पीटीआई अलग टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है अपने फैसलों और गलत फैसलों की पादाश में। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुश्तरका गवर्नमेंट को लेकर मुस्लिम लीग नून के साथ चल पाएगी? कुछ फैसले ऐसे हैं जिसमें पीका एक्ट को ले लें, बजट को ले लें, कुछ दस्तखत कवानीन के हवाले से ले ले, तो कभी सदर उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो कभी गवर्नर उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते। कभी पीपल्स पार्टी बजट पे नाराज़ दिखाई देती है, तो कभी पीपल्स पार्टी साथ दिखाई देती है। ओहदे लेने की बातें भी हो रही हैं, ओहदे लिए भी गए हैं, ओहदे लेकर माना भी नहीं जा रहा। सेनेट अहम ओहदा पीपल्स पार्टी के पास, सदारत अहम ओहदा पीपल्स पार्टी के पास। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद वजारतें भी ले ले, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोझ नहीं उठाएगी। ये कैसे हो सकता है? एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चपकलिश अब एक अलग मोड़ ले रही है, और दोनों में जुमलेबाजी बहुत तेज़ हो रही है, बयानात बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ तलखियाँ बढ़ रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत किस नहज पर है, या हम कहें कि किस डायरेक्शन में पाकिस्तान की सियासत को आगे बढ़ना था जो नहीं बढ़ पा रही? कंसेंसस की सियासत क्यों पिछले हम 2013 के बाद से देखने से कासिर हैं? 2018 के बाद तो एक सैलाब आ गया, पॉलिटिकली भी देखें, पोलराइजेशन का, आवाम में तकसीम का, एक बयानबाजी की सियासत, शख्सियत के इर्द गिर्द सियासत का होना, ना कि इशूज़ के इर्द गिर्द सियासत का होना। ये बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन में हम हैं। IMF के साथ अब तक इख्तलाफात बरकरार हैं, बजट को, सब्सिडीज़ को लेके। गवर्नमेंट किस हद तक चल पाएगी, किस हद तक नहीं चल पाएगी? जब हम इन सारी चीज़ों का अहाता करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आते हैं? क्या आगे हम 4-5 साल देखने जा रहे हैं? बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आप तमाम हज़रात उन्हें सुनते रहते हैं, उन्हें जानते हैं। बड़े अहम पहलू होंगे आज जिन पर मैं बड़ा उनके साथ एक न्यूट्रल काइंड ऑफ डिस्कशन करना चाहूँगा, जो किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी नहीं, बल्कि एक सियासी वाबस्तगी को लेकर उस पर बात करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। दुरानी साहब, सबसे पहले हम 8 फरवरी के इलेक्शन पे ज़रा बात कर लें। हम तो समझते थे इलेक्शन के बाद एक कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी, लोग ठहर जाएंगे। इधर तो मामलात ही अलग हो गए। तब से अब तक हम उसी गर्दाब में हैं जो 8 फरवरी से पहले का था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सब जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद अमूमी तौर पर मुल्क में एक इत्मीनान आ जाता है, क्योंकि इलेक्शन के नतीजे में आवाम की मर्जी की हुकूमतें बनती हैं और वो उस एजेंडे पे काम करती हैं जो उन्होंने इलेक्शन के अमल के दौरान दिया होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो मामला था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था कि इलेक्शन जिस दिन हुआ उस दिन इलेक्शन मुतनाज़िया था प्री पोल रिगिंग की वजह से। उसके बावजूद अवाम ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने तमाम तर प्री पोल मिसमैनेजमेंट और प्री पोल रिगिंग के बावजूद उन्होंने असर्ट किया और अपनी राय को सरेंडर नहीं किया, और उन्होंने उन लोगों को धकेल दिया पीछे जिन्हें वो नहीं चाहते थे, और जो माजी में सिर्फ अपनी शोहरत और अपनी मरूसियत और अपनी, जिसे कहते हैं ना कि इलेक्टेबिलिटी के नाम पर अवाम के ऊपर हमेशा अपने आप को हुक्मरान समझना हक समझते थे, उनको अवाम ने उछाल के पीछे फेंक दिया। जब पीछे फेंक दिया तो फिर वो अपनी तमाम तर कुव्वतें मुज्तमे करके स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करते वो फिर आके अवाम के सर पे बैठ के
अब ऐसी हुकूमत जिसके पास इखलाकी लेजिटिमेसी भी ना हो, जिसके बाद इलेक्टेबिलिटी की लेजिटिमेसी भी ना हो, जिसके पास पब्लिक सपोर्ट की लेजिटिमेसी भी ना हो, वो अगर हुकूमत बना लेगी, तो अब जो बनी हुई हुकूमत है वो अवाम की खिदमत या अवाम की हुकूमत नहीं है, बल्कि वो अवाम से इंतकाम लेने वाली हुकूमत है। अवाम की तरफ से जो उनकी तौहीन हुई है उसका वो इंतकाम ले रहे हैं अपने एक 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 अमल के दौरान। और उसी इंतकाम का या शाखसाना जो है ये बजट है, उसी इंतकाम का शाखसाना जो है वो तमाम इक़दामात हैं जो इस वक्त हो रहे हैं, और वो मुकदमात हैं जिनके अंदर उन लोगों को पनिश करने की कोशिश की गई है जिनको अवाम ने अपने वोट से मुंतखब किया या इंसिस्ट किया कि हमने उनको मुंतखब करना है। तो अब इस सूरत हाल में आप कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि जब एक माँ की हैसियत में आने वाली हुकूमत जो है वो एक इंतकाम लेने वाली डायन की तरह अवाम के सरों पे मुसल्लत हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर आप इत्मीनान और सुकून को शायद ना देख सके। दुरानी साहब, ये चीज़ अगर हम देखें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो पोलराइजेशन और एक दूसरे के साथ ना बैठने की रविश है, आप समझते नहीं हैं कि इस वक्त जिस हालात में हम खड़े हैं और जिन मसाइल में हम इस वक्त घिरे हैं, शायद मसाइल उससे बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ऊपर हैं। हम अभी इससे ही नहीं निकल पा रहे हैं। इलेक्शन ठीक हुआ नहीं हुआ, किसकी सीट्स कितनी, किसके क्या मसाइल, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे एक कंसेंसस की ज़रूरत आपको नहीं दिखाई देता कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ये एक ऐसे मोड़ पर हैं हम, जब शायद तारीख में हमें पहले भी ऐसे मोड़ देखे, लेकिन इतना ख़तरनाक कि जहां आपके इर्द गिर्द जो बैन अवी बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पर जैसे हालात बने हुए हैं, ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान को ले लें, इंडिया को ले लें, मोदी फिर आ गया। क्यों हम नहीं समझते कि हमें कंसेंसस की ज़रूरत है? क्या इसका अदराक नहीं है या एक दूसरे के लिए बर्दाश्त नहीं है? वजह क्या है? देखें, कंसेंसस आता है बाद में, पहले आता है रिकंसिलिएशन, मफाहमत। मफाहमत के नतीजे में कंसेंसस निकला करता है। मैं तो वो शख्स हूं जिसने इलेक्शन से पहले इस चीज का बीड़ा उठाया था कि भाई तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस कीपिंग इन व्यू जो आज के क्रिटिकल हालात हैं वो आपस में मफाहमत करके इलेक्शन के बाद एक यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ बढ़े, ताकि तमाम टकराव को पीछे रखते हुए सब लोग ये फैसला करें कि दुनिया के जमहूरी मुल्कों की तरह हमने भी इस क्राइसिस से निकलने के लिए एक मर्तबा 5 साल के लिए इकट्ठे चलने का फैसला करना है, जो भी जीत के आए। लेकिन उसको तो किसी ने नहीं माना। हमने कहा आप मफाहमत कर लें, मफाहमत को भी किसी ने नहीं माना। इलेक्शन हुए, इलेक्शन में हमने बड़ी मेहनत की कि इलेक्शन में रिगिंग ना करें, इसके नतीजे में कामयाबी नहीं मिला करती, जिल्लत मिलती है, वो भी किसी ने नहीं माना। अब जब कामयाब होकर बजोरे शमशीर या बजोरे जिसे कहते हैं पुलिस या बजोरे इलेक्शन कमीशन जो मुंतखब होके आ गए हैं, उनकी आंखें बता रही हैं कि वो अपने आप से शर्मिंदा हैं। और वो लोग जो मुंतखब नहीं हुए, जिनको अवाम ने मुंतखब किया हुआ है, उनकी आंखों में यकीनन गुस्सा है। अब ऐसी सूरत हाल में दो किस्म के टकराव जारी हैं। एक टकराव उन पार्टियों के अंदर मौजूद है जो पार्टियां इक्तदार में आ गई हैं, और एक उनका टकराव अवाम के साथ मौजूद है क्योंकि अवाम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे आपस। और होता ही है कि जब आप अवाम एक्सेप्ट ना कर रहे हो, दुनिया आपको एक्सेप्ट ना कर रही हो, तो फिर आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। जैसे आप देखें पीएमएलएन के अंदर जो है वो बाहमी मतलब भाई भाई लड़े हुए हैं और सब लोग जो है आपस में टकरा रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई है, पीटीआई जो है वो इस वक्त अवाम में उसकी मकबूलियत जो है वो मतलब हर हद को छू रही है, और हुकूमत के इकदामात जिनके नतीजे में हुकूमत उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है और ये तासुर बनाने की कोशिश कर रही है कि ये तकसीम हो गए हैं, वो उसके नतीजे में उनकी लीडरशिप चूंकि मजीद मजबूत हो रही है, तो वो फर्क नहीं पड़ता नीचे जितने मर्जी जो मर्जी बातें लोग करा लो, उससे कुछ भी उन्हें इन्फ्लुएंस करके करा लो, लेकिन अगर लीडरशिप को वो चैलेंज ना कर सकते हो आवाम की वजह से, तो वो कुछ अपनी पार्टी का
का नहीं बिगाड़ सकते। अब ये जो सूरत हाल है, इसके अंदर आगे बढ़ने के लिए, मुल्क के मफाद को लाने के लिए हुकूमत में बैठे हुए लोगों को एक मर्तबा पीछे हटना पड़ेगा। देखें, जब मफादात बड़े हों, कौमी मैं मफादात हों, एक तो चीज सर, एक चीज, सॉरी आपकी बात पीछे हटने से क्या मुराद हो सकती है आपकी? जी, पीछे हटने से मेरी बड़ी वाज़ेह मुराद है, वो ये है कि इस वक्त रिकंसिलिएशन का प्रोसेस, डायलॉग का प्रोसेस, बातचीत का प्रोसेस, वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कर सकती है। और हुकूमत को ये करने के लिए 1 2 3 उन्हें सबसे पहले जो है कैदियों को रिहा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुकदमात भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप लोगों को रिहा कर सकते हैं। भुट्टो साहब ने जब 77 में एक ही दफा सियासी हो गए थे वो मुज़ाकरात, हमारे यहाँ तो हमेशा डील्स होती रही हैं, जिसको कि अभी इमरान खान साहब कहते हैं मैंने डील नहीं करनी, डायलॉग कर लो। डायलॉग का हमें तरीका नहीं आता कैसे करें। डायलॉग करने के लिए इक़्तिदार में बैठे हुओं को पीछे हटना पड़ता है, और पीछे हटने से मुराद ये है कि वो पहले जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिलीज करें, गैर हतमी और गैर जरूरी मुकदमात को खत्म करें, और उसके बाद जहां जहां पर ग्रीवियंसेस हैं लोगों के, उनको एड्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लें। फॉर्म 45 और 47 के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए किए बगैर, खा उसके नतीजे में हुकूमत किसी की रहे या ना रहे, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क रहना चाहिए। यहाँ हुकूमतों के पुजारी, मतलब पेट से सोचने वाले लोग जो हैं, वो अब इस मुल्क को कुछ नहीं दे सकेंगे। इस मुल्क के लिए खोपड़ी से सोचना पड़ेगा, और मफाद से बालातर होकर, जाती मफाद से निकल के मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। दुरानी साहब, तो ऐसी पीटीआई, सूरत ये बताएं जो रवैया आप देख रहे हैं पीटीआई का, मैं भी देख रहा हूँ बड़े लंबे, आप तो खैर बहुत जहाँ दीदा और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, ये रवैया सियासी जमातों को जेब देता है, कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वो तो उनसे डायलॉग को भी अगर चले, हुकूमत पीछे हटती है, वो तो कहते हैं हमें ये नामों से डायलॉग नहीं करते, फिर कैसे डायलॉग हो सकते हैं? देखें, ये सारे बयानात होते हैं और कहने की बातें होती हैं। मैं असल में पाकिस्तान की करीबी तारीख के अंदर कोई ऐसा पॉलिटिकल डायलॉग मौजूद नहीं है। मैंने कहा ना जी, पीपल्स पार्टी ने की डील की, पीएमएलएन ने जब की डील की और खामोशी से डील हुई, पार्टी का नाम बदल गया, कोई बाहर चला गया, कोई सामान लेके चला गया, कोई मुल्क से मुआहदा, ये होता रहा है, डीलें होती रही हैं। अब अगर आपने डायलॉग करना है तो आपको 77 में वापस जाना पड़ेगा। जब भुट्टो साहब ने ऑपोजिशन के साथ डायलॉग शुरू किए थे, जिन लोगों से डायलॉग किए थे उन लोगों के ऊपर बम के केस, दहशतगर्दी के केस, कत्ल के मुकदमात, क्या कुछ नहीं था जो उन पे नहीं बना हुआ था। वो सब खत्म करके या उनको पीछे करके उनको लाके मेज पे बिठाया गया। उसके बाद वही ऑपोजिशन थी जो कहती थी कि हम भुट्टो साहब को कोहाला के पुल पे फांसी देंगे, उन्हीं को उन्होंने सामने लाके बिठाया। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा और अहम पहलू हैं जिस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। रवैया है दुरानी साहब, जिस पर मैं ज़रा आपकी राय बड़ी अहम होगी हम सबके लिए भी, सुनने वालों के लिए भी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की वो करारदाद, और फिर उस करारदाद की मुखालिफत में पाकिस्तान में एक करारदाद, और फिर उस करारदाद को सपोर्ट ना करना, तो ये एक जो रवैया है इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, अमेरिका जो उनके जो कांग्रेस में जो आई थी करारदाद, वो क्या थी? इलेक्शन से वो रिलेटेड। वो हाँ, इलेक्शन से रिलेटेड। अब यूएन ने क्या कहा है? इलेक्शन से रिलेटेड बात की है। आपको आपके दोस्त ममालिक ने क्या कहा है कि आप पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करें? वो इलेक्शन से मुतल्लिक ही है ना। आपके तमाम जो ऑब्जर्वर ग्रुप्स थे उन्होंने क्या कहा? यही बात कही है। अब मतलब ये है कि आपका फॉरेन ऑफिस तो सोया हुआ है, और आप ये अंदाजा करें कि 98% ऑफ द कांग्रेस जो है उसने पाकिस्तान के मामलात में अपनी कंसर्न शो की है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले एक जमहूरी अमल के ऊपर जो परसेप्शन पब्लिकली मौजूद है, मैं तो कह रहा हूं कि हुकूमत की पार्टी के लोगों से जाके पूछ लें, 98% वो भी यही कहेंगे कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है। जो लोग असेंबली में आ गए हुए हैं वो भी ये कहेंगे कि हम ये करके आए हैं। जो नहीं आए वो भी यही कहेंगे जो अमेरिकन कांग्रेस ने कहा है। मतलब ये है कि आप जितना मर्जी गुस्सा कर लें, बात तो यह है कि आपने अपनी, इसका मतलब जो मैं जिस चीज को बड़ा अहम समझता हूं वो ये समझता हूं कि पाकिस्तानी जो वहां पे मौजूद हैं
उनकी इतनी ताकत है कि वो 98% ऑफ द जो है कांग्रेस जो है उसको लॉबी कर सकते हैं। ये कोई एक ताकत नहीं है पाकिस्तानियों की? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है जो वहां से पैसे भेजते हैं और हमारा मुल्क चलता है? क्या हम पाकिस्तानी जहां भी हो, क्या हम हर पाकिस्तानी को हुकूमत का जो है वो मुलाजिम बनाने की कोशिश करते हैं? क्या वो हम क्लर्क लगे हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान के कि वो हुकूमत पाकिस्तान के बारे हर रवैये को हम पाकिस्तानी अवाम जिस चीज पे सरेंडर नहीं कर रहे, आप दूसरों से उस पर सरेंडर करा रहे हैं। और फिर यह है कि एक मुल्क के 98% ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस ने एक इश्यू के ऊपर अपनी एक राय दी है। हमारा उससे इख्तलाफ हो सकता है, आपका इत्तेफाक हो सकता है, तो सियासी मामला है ये। तो ये कोई सालमियत का मामला नहीं है। और सालमियत के मामले में कभी बड़े ममालिक जो है उन्होंने पाकिस्तान के किसी मामले में कभी इंटरफेयर नहीं किया और ना उन्हें करना चाहिए। तो ये वाली बात, लेकिन ये मुझे सियासी बातों के ऊपर जज्बाती इकदामात करने का जवाब मुझे समझ में नहीं आता। मैं फॉरेन डिप्लोमेसी को भी जानता हूं और बहुतों से ज्यादा जानता हूं। मैं पॉलिटिक्स को भी जानता हूं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी जानता हूं, बिल्कुल ठीक बात और है पॉलिटिक्स सर। की ये नॉर्म्स को भी जानता इसीलिए आपसे ये डिस्कशन हो रही है कि इन सारे पहलुओं को या इन हूं। सिस्टम्स को आप जानते भी, इसका हिस्सा भी हैं, कोई ऐसा अलग बात भी नहीं। ये जो सर मौलाना फजल रहमान है, एक ज़माने में नवाबजादा नसरुल्लाह बड़ा शानदार किरदार अदा करते थे, सारे देखते थे, एक जगह इकट्ठा कर लेते थे, उनकी शानदार सी एक पुरानी सी हवेली और वहाँ पर सारे इकट्ठे हो जाते थे। मौलाना फजल रहमान साहब शायद ये किरदार अदा करने के लिए आगे तो बढ़े, पर अब उनकी राहें अलग हैं। क्या फ्यूचर देख रहे हैं मौलाना साहब का, और क्या मौलाना साहब कोई किरदार ऐसा अदा कर पाएंगे कि शायद ये जो पोलराइजेशन है इसको किसी एक टेबल पे ले आए, उसमें कुछ कमी कर सकें, या वो कोई अलग किरदार अदा करने लगे? देखिए, मैं तो मौलाना से भी मिलता रहता हूँ, बाकी भी सब लोगों में बहुत दोस्त भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं। तो मैं तो उनसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो एक एल्डरली रोल प्ले करेंगे। लेकिन जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि मुस्तकबिल की सियासत के अंदर जो मुझे एक एल्डरली रोल नजर आ रहा है, वो एक तो मुझे नजर आ रहा है कि ये वो वक्त है कि जब पीर साहब पगाड़ा को आगे आके इस वक्त एक गैर मुतनाज़िया लीडर के तौर पे, जिसके जाती कोई मफत इलेक्शन भी नहीं लड़ते, उन्हें आगे आके पूरी कौम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए एक किरदार अदा करना चाहिए। एट द सेम टाइम पीटीआई में इस वक्त बहुत ज्यादा बिकरिंग है, लेफ्ट राइट से लोग बातें करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है अली अमीन गंडापुर जो कि चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं इमरान खान साहब ने, जिनके पास अथॉरिटी भी है और जिनको कॉन्फिडेंस भी हासिल है लीडरशिप का, उन्हें भी आगे आना चाहिए और एक पॉजिटिव रोल ऑफ लीडरशिप अदा करना चाहिए। मतलब बयानात से आगे बढ़ते हुए अमली इक़दामात की तरफ जाना चाहिए। और इसी तरह पाकिस्तान के जिंदगी के हर शोबे से जो ताल्लुक रखने वाले सीनियर लोग हैं, उनको आगे आके एक चार्टर के ऊपर सबको आगे मिलना चाहिए, 2 स्टेप्स के ऊपर सबको काम करना मैं चाहिए एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर एक जनाब नाम इस आप वक्त। लेंगे, आपने नहीं लिया। मियां नवाज शरीफ क्या रोल प्ले कर सकते हैं और क्यों इतनी खामोशी है उनकी तरफ से? देखिए, मियाँ साहब के बारे में मैं चूंकि पहले आपके चैनल पे भी और जगहों पे भी रोज कहता रहा हूँ कि मियाँ साहब के पास इस वक्त जो सबसे बड़ी उन पे जिम्मेदारी बनती है, बच्चों को पालने के अलावा या बच्चों के सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने के अलावा या अपने ज़ाती जो उनके इक़्तिसादी मामलात हैं उनको देखने के बाद से पहले जो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, वो उनकी ये बनती है कि इस वक्त वो एक सफ़ेद झंडा उठाएं और टकराव के माहौल के अंदर अमन की बात करें। लेकिन वो इस वक्त तो पार्टी बने हुए हैं, वो तो अपनी पार्टी में भी जंग कर रहे हैं और वो बाहर भी जंग कर रहे हैं। उनसे जो मिल के जाता है लीडर, वो बाहर निकल के कहता है जी अभी तो तोशाखाना 1 आया है, अभी तोशाखाना 2 आएगा, 6 साल तक किसी को अंदर रहना चाहिए। मतलब जिन बड़ों ने सियासत करनी होती है, जिन बड़ों ने मुल्क के लिए काम करना होता है, वो बड़े बड़े काम करते हैं। मैं तो मियाँ साहब जब बाहर से तशरीफ ला रहे थे, मैंने उन्हें 10 बस्ता कहा था कि आप वहां से आग के गोले लेके ना आए बल्कि फूलों का गुलदस्ता लेके आए। उन्होंने मेहरबानी की, वो आए, कबूतर भी छोड़े और उन्होंने फूल की मफाहमत की बात भी की। लेकिन 4 दिन बाद फिर वो पटरी से दूसरी तरफ हो गए और उन्होंने फिर ये गोलाबारी शुरू कर दी। मतलब ये है कि गोलाबारी का मौसम गुजर चुका है।
वो उनकी माजी का एक कामयाबियों का सिलसिला था। आज अगर उन्हें कोई कामयाबी मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मफाहमत और मुल्की मफाद और कौम के अंदर ठंडक और एक अमन के पैगाम के जरिए पहुंच सकती है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए बच्चा पाल स्कीम चलाएंगे, भाई पाल स्कीम चलाएंगे, समधी पाल स्कीम चलाएंगे, तो उसके नतीजे में मुल्क के अंदर उनकी हैसियत बड़ी नहीं होगी। जितना बड़ा पोटेंशियल है उतने बड़े वो हो नहीं सके। क्या बात है दुरानी साहब कि हमजा शहबाज किसी आम रोल में दिखाई नहीं देते, क्या वजह है? देखें, ये जो खानदानी आमरीयतें होती हैं और मरूसी जो पार्टियां होती हैं और मरूसियत के नतीजे में यही हुआ करता है। अभी तो कल को बाप और बेटे की भी जंग हो जाएगी, मुझे नजर आता है। कोई औरंगजेब होगा तो कोई जहांगीर होगा, कोई जेल में होगा, कोई। देखिए, मरूसियत का नुकसान ये है कि उसमें से जमहूरियत नहीं निकल सकती। मरूसियत में अल्टीमेटली एलिमिनेट होना होता है। देखें, हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस बना है दुनिया के अंदर इक्तदार में आने का जो तरीका एक तय हुआ है, वो मफाहमत और मफाहमत से आगे बढ़ते हुए जमहूरियत के अमल से निकला है कि आवाम का ये हक तस्लीम करो कि वो अपने हुक्मरान मुंतखब करने का हक रखते हैं। किसी की मरूसियत, किसी का बच्चा होना उसको ये हक नहीं देता कि वो पैदा होते ही हुक्मरान बन जाए। किसी की बच्ची होना ये हक नहीं देती कि वो पैदा होते ही जो है कोई हुक्मरानी के शोबे में आ जाए। तो जिस ट्रैक के ऊपर ये खानदान चल पड़े हैं, इस ट्रैक के ऊपर ये नहीं, ये एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएंगे। और होता भी है इसी तरह से। सर, जान मफाहमत का के मेरा बादशाह मतलब आसिफ अली दूसरी जान नहीं, जरदारी क्या सियासी रोल जान प्ले, की बात आसिफ अली जरदारी साहब सदर भी हैं, फिर क्यों रोल प्ले नहीं कर? वो तो मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, फिर कोई मफाहमत नहीं हो पा रही, क्या वजह है? देखिए, मफाहमत क्या करे, बेटा एक तरफ चल पड़ता है। असल में यही तो होता है ना, जब ये खानदानी मरूसियतें बनाई पड़ती हैं तो वो मेंढकों को तोलने वाला हिसाब बन जाता है कि मेंढक को डालो बीच में करके बाहर निकल आता है। मतलब ये है कि वो बच्चे को इधर समझाते हैं, उधर चल पड़ता है। ठीक है जी, वो कहते हैं इसको वजीर आला बनाओ, वो उसको बना देता है। वो कहते हैं नहीं मैं चेयरमैन हूँ, वो कहते हैं नहीं मैं बड़ा हूँ। और कभी पहले तो उसने बयान भी दिए थे मैंने, लेकिन मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि जरदारी साहब को कुछ भी हो जाए, अवाम ने उनको एक अवाम ने दिया नहीं दिया, बहरहाल पार्लियामेंट ने उनको एक ओहदा दिया हुआ है जो कि बहुत बहुत ही बड़ा ओहदा है। और उस ओहदे पे बैठ के, उस घर में बैठ के, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनकी पोजीशन जो है वो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, सेनेट और कौमी असेंबली मिलके पार्लियामेंट का इदारा बनाते हैं। पार्लियामेंट का इदारा सुप्रीम इदारा होता है मुल्क के अंदर। उसके जो सरबराह है, जो कि मतलब फोर्सेस के भी सरबराह हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए बाहर, वो किसी की भी कैद माफ कर सकते हैं। उनके एक दोस्त को एक वक्त कैद हुई थी करप्शन के मामलात में, तो उन्होंने वो माफ कर दी थी। तो क्या आज वो कौमी मफाद के लिए कैदियों की सजाएं माफ करके उन्हें सामने टेबल पे नहीं बिठा सकते? क्या वो इनको नहीं कह सकते, शहबाज शरीफ साहब को और बाकी तमाम पार्टियों को, कि भाई मेरी ये आपसे डिमांड है बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि आप सब लोग एक मेज के बैठ के इन सब इश्यूज को रिजॉल्व करें और एमिकेबली आगे बढ़ें? क्या उनका यही काम है कि वो सिंध के अंदर सिर्फ सिस्टम ही बनाते रहे और उसी को चलाते रहे? तो ये चीजें जो हैं, ये इनकी जिम्मेदारियां हैं, ये इसको अदा कर सकते हैं। मैं तो इनसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये अदा करेंगे। लेकिन अब हम पता नहीं उनकी नसीब में ये है कि नहीं है कि कभी कोई पोजीशन पे पहुंचा हुआ फर्द जो है वो मुल्क के लिए और अवाम के लिए सोच सके। एमक्यूएम का रोल क्या देख रहे हैं दुरानी साहब? देखें जी, एमक्यूएम ने जिन लोगों को तरबियत दी है और जिन लोगों को वसीम अख्तर से लेके ये बहुत से, उन्होंने एक पूरी बहुत बड़ी एक लॉट है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोगों की, जिनको एक तैयार सियासी कारकुन बनाया गया है। लेकिन अब जो है वो बेचारे एक बीमार सियासी सेटअप के अंदर ना अंदर हो पा रहे हैं, ना बाहर हो पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं। तो अच्छा मैं दुरानी साहब, समझता चूंकि हूँ वक्त कि थोड़ा कम वो होगा, मैं लोग चाहूंगा जो एक जुमला जरा एमक्यूएम के एएनपी के लोग हैं, हवाले से भी, क्या हुआ एएनपी के साथ, क्यों इतनी खामोश और साइडलाइन पार्टी हो गई?
देखिए, एएनपी के जो असफंदयार अली खान साहब हैं, वो हमारे मतलब भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरा उनसे बड़ा प्यार है। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि जब आप तीसरी चौथी जनरेशन में मरूसियत तक चले जाते हैं, तो फिर जो सियासी गिरफ्त होती है वो कमजोर होना शुरू। वाह वाह, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान, तमाम पहलू, तमाम पार्टीज बाले ताक इससे कि किसकी किसके साथ क्या रिलेशन या प्रेफरेंस है, उन सब से हटकर इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल पे गुफ्तगू हुई, क्या किया जा सकता है इस पर बात हुई। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और अहम मसला इंडस्ट्री को रिलेटेड है। वो इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट का जरिया है, ज़र मुबादला लाती है, उसके क्या मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक। बजट आ गया, मंजूरी हो गई, इजाफों का सिलसिला भी जारी है, टैक्सेस की भरमार का सिलसिला भी जारी है। हैरानगी मुझे इस बात पर है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है बजट में जिस पर लोग खुश हों या जिस पर लोग कम से कम इत्मीनान का इजहार करें। चले खुश तो कोई नहीं होता बजट से कभी भी, पर इत्मीनान का इजहार चंद सेक्टर्स पर ज़रूर होता है कि हमें फूड में रिलीफ मिल गया, हमें को बच्चों से रिलेटेड आइटम्स में रिलीफ मिल गया, कभी ताजिर बिरादरी कहती है कि हमें इस पॉइंट पर रिलीफ मिल गया, कभी सेल्स टैक्स पर रिलीफ मिल गया, कभी किसी बिजली के टैरिफ पर रिलीफ मिल गया, कभी गैस टैरिफ्स पर रिलीफ मिल गया। स्लैब्स बढ़ती चली जा रही हैं, पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। नए टैरिफ की मंजूरी दे दी है वफाकी काबीना ने, बिजली के बुनियादी टैरिफ में अब इजाफा हो गया है। अब पता नहीं ये यूनिट 100 रुपये का हमें मिलेगा कि कितने का मिलेगा, कहाँ तक जाएगा ये मामला। फिर टैक्सेशन, एक भारी भरकम टैक्सेशन का ये बजट। एक्सपोर्टर्स पर भी जो टैक्स लगा है, वो दुनिया भर में एक्सपोर्टर्स पे टैक्स है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग मदद करते हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट करते हैं, ज़र मुबादला कमा के लाते हैं, क्या उनके साथ डिस्कशन होती है? क्या उनसे पूछा जाता है? फिर जब टैक्स लगता है तो क्या उनको कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में रखा जाता है, कोई उनको फैसिलिटेट किया जाता है? आप सब्सिडाइज ना करें, सब्सिडी ना दें, बल्कि आप सबको इंसेंटिवाइज देखें। ये एक बड़े अरसे से मैं सुन रहा हूँ बात, और ये कम्युनिटी बिजनेस भी कहती है, ये आम पब्लिक भी कहती है। जो सैलरीड पर्सन है वो अलग परेशान है, उस पर कई गुना टैक्स लग गया, उसको यही नहीं पता मैंने टैक्स कितना देना है, और एक ख़ास किस्म का सर्टेन अमाउंट है जो उसने अलग से भी देना है। जो टैक्स पूरा साल देता रहेगा इनकम टैक्स, उस पर एक अलग से अमाउंट भी देनी है अगर वो 2 लाख कमा रहा है तो। बड़ी अजीब बात है, भारी भरकम टैक्सेस के बावजूद IMF से इख्तलाफ बरकरार क्यों है? फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, जो एक ज़राअत के बाद हमारी रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हुई, एक्सपोर्ट कर रही है, कैसे देख रही है इस टैक्स को, इस बजट को, और फिर कैसे आगे बढ़ना है, एक्सपोर्ट्स कैसे ठीक होंगी, टेक्सटाइल के शोबे को क्या परेशानी है और कहाँ कहाँ इंसेंटिवाइज उनको किया गया है। आसिफ इनाम साहब चेयरमैन है एप्टेमा के और बहुत अहम ज़ाहिर शख्सियत हैं इस मामले में कि इस वक्त जो बजट या जो टैक्सेस के खदो खाल हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीकेशन, उसका ट्रिगर डाउन इफेक्ट, ये लोग और हम लोग बतौर अवाम डायरेक्टली देखेंगे और भुगतेंगे। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब, बजट आ गया और टैक्सेस की भरमार, हम बजट में मुख्तलिफ टैक्सेस देख रहे हैं, आप तो बेहतर उनके नाम जानते हैं। फाइलर, नॉन फाइलर की दौड़ अलग लग गई है। इंडस्ट्री, चूँकि आपका ताल्लुक एक पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री जो कमा के देती है, जो एक्सपोर्ट करती है, उससे है, आप उसको लीड कर रहे हैं उस इंडस्ट्री को, कैसे देख रहे हैं सर? इंडस्ट्री के लिए क्या है इस बजट में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर्कमस्टांसेस तो चैलेंजिंग है। तकरीबन 240 अरब की जो है वो सब्सिडी क्रॉस होती थी, वो तो वज़ीर आज़म साहब ने इस काइंड इनफ के उसको ख़त्म किया है। मगर असल मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री के सर पे IPP की सूरत में एक फंदा लग चुका है और पोजीशन ये है कि हमारा सिस्टम जो है वो 22-25 हज़ार के दरमियान चौक हो जाता है। उसके अंदर भी बहुत सारा ऐसा टैरिफ्स हैं जो बहुत कम है, तो वो एक इटसेल्फ प्रॉब्लम है। उसके बाद तकरीबन 23,000 मेगावाट है। आज हमारे पेट्रोल चीफ गौर एजाज साहब ने भी ट्वीट की है, उसमें एक एक आइडेंटिफाई किया उन्होंने शोबा के किस वक्त जो कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं और बंद है। तो अगर उनकी कैपेसिटी पेमेंट ना हो तो कोई मसला नहीं हो और ये हमारी बिजली 20 रुपए की हो, सब खुश हों और मुल्क में तरक्की हो रही हो। आज हमारा मुल्क
10% 11% तरक्की बड़ी आसानी से कर सकता है अगर बिजली का मसला हल हो और ये आईपीपी का मसला हल हो। इसको हर हाल में हमें टैकल करना पड़ेगा, आज करें कल करें जितनी देर में करें। जहाँ तक ये है कि इनको अगर हाथ लगाया तो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर इनके मौजूदगी में नहीं आएगा, क्योंकि कोई शख्स 3 गुना बिजली के पैसे नहीं देगा। ये क्रॉस सब्सिडी दे, फिर उसके बाद बंद प्लांटों के पैसे दे। अच्छा, अगर इसमें टेक और पे नहीं होता तो आप यकीन माने कोई जी होश आदमी इस प्लांट को नहीं लगाता। अगर उनको पता होता कि जी डिमांड ही नहीं है और इन्होंने प्लांट लगाए, तो इनको लगाते हुए पता था, इन्होंने कहा जी ठीक है, हमें तो टेक और पे, हमें क्या फ़र्क है। तो और तकरीबन 16-17 हज़ार पाइपलाइन में है, तो ज़रूरत इस बात की है कि इनको भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए और रीनेगोशिएट करके इनको टेक और पे ख़त्म करके पे एज़ यू गो पे कन्वर्ट किया जाए, फिक्स चार्जेस ख़त्म हो, तो उससे बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और जब डेवलपमेंट होगी तो ज़ाहिर बात है आज नहीं कल इनका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। अभी तो ये है कि ये खा ही रहे हैं ना, तो इंडस्ट्री का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होता जा रहा है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, तो ये प्रॉब्लम उल्टा एग्रीवेट हो रही है। अब एक इंडस्ट्री बंद होती है तो उसका बोझ जो बाकी 10 में से 9 रह गई उन पर डाल देते हैं, तो उनका डेथ स्पायरल जो है वो बढ़ जाता है। सारे टैक्सेशन और उन तमाम का भी ताल्लुक ग्रोथ से। अगर आपकी 10% ग्रोथ आ रही हो तो आपके टैक्सेस और सारे मसले खुद ब खुद हल होने शुरू हो जाते हैं, आपको इतने हैवी टैक्स नहीं लगाने पड़ते। जितनी आपकी पाई श्रिंक होगी, जितना आपका केक कम होगा, उतना उसके ऊपर जो है वो छीना झपटी ज़्यादा होगी ना, कि किसको कितना हिस्सा चाहिए। अच्छा आसिफ साहब, दो तरह के मामलात हो गए। एक तो वो टैक्स जो आप लोग देख रहे हैं जिसमें ऐसी दरामदी अशिया शायद जिन पर टैक्स लगा हो, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों से रिलेटेड कितनी है, ज़रा वो भी जानूंगा, कि 5 से लेकर को 55% तक की रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की है इंपोर्ट के कुछ आइटम्स पे। क्या कोई ऐसे आइटम्स भी हैं जो इंडस्ट्री की मद में आते हैं या इंडस्ट्री को उनकी ज़रूरत होती है? जी, इसमें हमारी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन रही है, उन्होंने हमारे मेजर आइटम्स तो अल्लाह का शुक्र है हमारा प्रीव्यू जो है वो मान के उसको उन्होंने जैसा हमने कहा था वैसा ही किया है। एक आध एम्बिग्यूटी ईएफएस स्कीम में वो भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी, उन्होंने फंडामेंटली तो ओके किया हुआ है। एज सच तो जो बुनियादी मसला है वो वही बिजली का है जिसने पूरे मुल्क को स्ट्रैंगल किया हुआ है, वरना अदरवाइज़ तकरीबन सारी चीज़ें ठीक हैं और ठीक हो सकती हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर जब एक दफ़ा एक्सपेंशन शुरू होगी तो हुकूमत के हाथ में भी स्पेस आएगी फिजिकल और हर तरीके की। अच्छा, और ऑब्वियसली कि ऑस्टेरिटी में भी हुकूमत को ऑस्टेरिटी पे स्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा, अपने खर्चे भी कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ने हुकूमती ख़र्चों को हिट किया है तो इस तरह टैक्स पेयर का भी इन्फ्लेशन ने कचूमर किया है, तो उनकी तरफ भी सिंपैथी थोड़ी रखनी चाहिए कि वो भी इन्फ्लेशन का शिकार हैं, तो उनको तो उल्टा रिलीफ के बजाय टैक्सों में इजाफा मिल गया है। अच्छा आसिफ साहब, मुख्तलिफ हमने हवालों से कुछ रिसर्च किया, अंदाज़ा हुआ कि दुनिया भर में जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पर भी टैक्स होता है। हमारे यहाँ भी टैक्स लग गया, फिक्स टैक्स हो या बाकी टैक्स हो, जैसा भी हो, तो क्या जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इससे परेशान हैं टैक्स लगने से? कोई तजब्जुब का शिकार है, कोई खलबली मची है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में? जी देखिए, जब उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ था, बल्कि उनको और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को, कि वो 1% पे फाइनल हो जाते थे। इसमें ज़ाहिरी बात है जो छोटों को प्रॉब्लम है कि रिटर्न आपको पता है कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर असेसमेंट, तो बहरहाल बाकी सारा पाकिस्तान तो करा रहा है। हुकूमत ने उनसे मेरे ख्याल को फेवरेबल डिस्कशन भी किए थे, फिर शायद उनमें से कोई ग्रुप जो है वो अलग हो गया, उसने कहा हम नहीं मानते, तो उस वजह से शायद मामला ख़राब हुआ है, वरना तो तकरीबन इनका अरेंजमेंट हो गया था। मैं ख़ुद भी उधर था, तो वज़ीर आज़म साहब ने भी इनको दिया था कि जी इस तरीके से सेटलमेंट हो गया था। उसके बाद इनमें से कोई ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, हम नहीं मानते, तो उसकी वजह से शायद ये शिकार हो गया। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आसिफ साहब, वो गिरावट का शिकार है, लंबे अरसे से इस पे परेशानी या हम इस पे प्रेशर देख रहे हैं। फिर जाहिर है ये एम्प्लॉयमेंट के मसाइल भी बढ़ेंगे, फिर मैनेजरियल लेवल के भी, एडमिन लेवल के भी, फाइनेंस के भी, और फिर ज़ाहिर है प्रोडक्शन लेवल के भी। जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन है, ज़रा उस पर भी आपसे बात करूँगा। फिर हम मार्केट कंपटीशन के लिए इंटरनेशनली कितना तैयार हैं, चूँकि बिजली महंगी, गैस महंगी, इस हवाले से। और जो इंसेंटिवाइज इंडस्ट्री को किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो इंसेंटिवाइज करना काफ़ी होगा इंडस्ट्री के लिए? देखिए, इंसेंटिव तो अगर आप टैक्स ब्रेक की सूरत में दे रहे हैं तो इंडस्ट्री पहले तो वाइबल होगी, तो उसको टैक्स ब्रेक चाहिए ना। तो एट द मोमेंट तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बिजली पे कोई इंडस्ट्री लग सकती है, अनलेस ये आईपीपी एड्रेस हो। आप देखिए,
कि जब ऑलरेडी आपके 70,000 के IPPs आ रहे हैं, और ये 70,000 कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे जैसे मुल्क के लिए तो आज हमें लाखों मेगावाट पे कंजम्पशन होनी चाहिए। एक छोटा सा मुल्क जो है, या एक शहर की कंजम्पशन बहुत बड़े इंडस्ट्रियल इससे ज़्यादा होती है, तो वो भी एक अलग बात है। तो वी शुड वर्क ऑल पॉजिटिव, और एक दफ़ा इसको एड्रेस करें ताकि ये 1-2 साल में ये भी खुश हों, दुनिया भी खुश हो कि पे एज यू गो में इनको जब मिल जाएगा टेक ऑफ। अब देखें ना कि जो चीज़ बांग्लादेश में 5.6 में लगी है वो यहाँ 9 में लगी है, तो उसमें इन्होंने भी मतलब गुंजाइश है इनके पास डिस्काउंट देने की। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर, क्या कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का और आप लोगों के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है? ऐसा कुछ होगा कि इंडस्ट्री को, जैसे बांग्लादेश आपने जिक्र किया, बांग्लादेश में तो बड़ा फैसिलिटेट किया जा रहा है जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसको। जी, वो अपनी जगह सही है। देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट ने बनाए थे और उसके अंदर उन्होंने 8 साल के लिए उनको टर्नओवर की सहूलत दी थी, वो विड्रॉ कर ली तो मिड उसमें, तो उनको 2-3 साल अब उन्होंने, तो वो तो परेशान है कि जी हमें तो टर्नओवर की भी सहूलत दी हुई थी कि जी हमने इस कंडीशन पे लगाया, विड्रॉ हो गई, तो ज़ाहिर बात है वो तो उनका इन्वेस्टर का तो शेक ही होगा ना कॉन्फिडेंस। बतौर टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप देख रहे हैं कि ये बड़े चैलेंजेस हैं जो इस वक्त आप लोगों को दरपेश हैं? देखिए, इस वक्त तो एनर्जी के अलावा आप देखें कि 11 हर चीज़ में क्रॉस सब्सिडी है, हर चीज़ में एलोकेशन में जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने हर जगह जो है वो डोमेस्टिक को प्रायोरिटाइज़ किया, स्पेशली गैस में। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, वहाँ कितने घरों में गैस आती है पाइप की, वहाँ सब LPG के सिलेंडर यूज़ होते हैं और सारी गैस इंडस्ट्री को दे के उन्होंने अपने मुल्क को अब तकरीबन वो मिडिल इनकम की तरफ जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले हमारी 1530 थी पर कैपिटा GDP और बांग्लादेश की 1280 थी। आज हमारी 1570 या अब 1600 कह रहे हैं कितनी हो गई, उनकी 2400 या 2700 तक चली गई। तो लुक एट, दे हैव डबल्ड द पर कैपिटा इनकम एंड वी आर ऑलमोस्ट स्टेगनेंट फॉर लास्ट 10 ईयर्स। और उसमें सबसे बड़ा स्ट्रेंगल होल्ड जो है वो पाकिस्तान पे ये IPP ही है, ये बढ़ने ही नहीं दे रहे। ये एक अमर बेल है जो पौधे को लग गई है, खा जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में पेमेंट कर रहे हैं। सर्दियों में कुछ तब्दीली होनी चाहिए, जब खपत कम हो जाती है घरों की, तभी इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज कर, तब भी नहीं होता, सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहती। आप गवर्नमेंट से चूँकि डील करते हैं, बात करते हैं, क्या जवाब मिलता है वहाँ से? देखिए, इसके अंदर मसला ये है कि जो आपकी इंडस्ट्री है ना, वही मोस्टली आपकी 24/7 की कस्टमर होती है। तो अब जैसे घरों में अभी लोग AC चला रहे हैं, सर्दियों में AC नहीं चलाएंगे, हीटर चलाएंगे, वो हीटर आप गैस पे शिफ्ट करा देते हैं। तो जब गैस पे शिफ्ट कराते हैं तो आपकी बिजली सरप्लस हो जाती है। या तो आप बिजली इतनी सरप्लस करें और गैस आपके तो खासी कटेल की थी इन्होंने डोमेस्टिक में, उसी पॉलिसी को स्ट्रिक करें, नए डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं दें, अभी भी डोमेस्टिक कनेक्शन दे रहे हैं। अगर आप और उसका रेट रैशनलाइज करें, और जिन लोगों को अगर वाकई ज़रूरत है तो उनको सब्सिडी दें थ्रू सम इनकम सपोर्ट कार्ड टाइप या गैस सपोर्ट कार्ड, मगर टैरिफ बेसिकली हाई होना चाहिए। उसके बाद आपको टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए। और नए कनेक्शन तो अब पाइप गैस के, जब मुल्क में गैस भी नहीं, अच्छा गैस अगर मिल भी जाए तो अब $6-8 की मिल रही है ना, तो $1 का जो या $2 की घरों को गैस देने का टाइम तो ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त एम्प्लॉयमेंट को लेकर बतौर टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या इशूज़ सामने हैं और स्किल्ड वर्कर की कितनी कमी है हमारे पास, और हम अगर स्किल्ड वर्कर नहीं देख रहे तो किस जाके पॉइंट पर उसमें हम खराबी देखते हैं कि स्किल्ड वर्कर का ना होना और फिर इंडस्ट्री में आकर उसका सीखना, ये बड़ा अहम बात है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन या स्किल वर्कर के लिए कोई कोर्सेज ये तो बड़ा कम ही दिखता है। जी, इसमें इस वक्त तो मैंने आपसे अर्ज़ किया हमारी 40% इंडस्ट्री बंद है। तो अनफॉर्चुनेटली स्किल लोग जो ख़ास तौर पे सिर्फ टेक्सटाइल की स्किल रखते हैं, जैसे टेक्सटाइल के स्पेसिफिक इंजीनियर्स होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, वो तमाम वो बेचारे तो मतलब धक्के ही खा रहे हैं कि 40% बंद है और मज़ीद भी 20%। देखिए, कितने भी बुरे हालात हो जाएं, 20-30%, 40% तो सर्वाइव कर जाएंगे, तो उनको छोड़ के तो बाकी लोग तो बड़ा गहरे बादल हैं इस वक्त। और 40% का इंडिया ने बंद होना ये बड़ा फिगर है। 40% इंडस्ट्री अगर वर्कआउट नहीं कर रही, बंद है, शटडाउन है, तो इसका मतलब ये है कि ना रोजगार है, ना पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है, 40% प्रोडक्शन भी कम हो गई है। तो क्या हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी 40% ज़ाहिर कम हुए होंगे, तो 40 से ज़्यादा ही हो गए होंगे? देखिए, जब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, हमारी
2022 में जो एक्सपोर्ट है वो $19.5 बिलियन चली गई थी। उसके बाद 30% एक्सपेंशन हमारी हुई है। तो 30% होने का मतलब है कि इस वक्त हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 26 बिलियन होनी चाहिए थी। तो वो तक जो कुछ लोग उसमें से चालू हुए, कुछ पुराने बंद हुए, तो तकरीबन 30% इंडस्ट्री तो ऐसी आप कह लें कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खोले मर जा गए। वो अनफॉर्चुनेटली या तो वो चल गए तो कोई और चला गया। तो वो 30% ऐसा है जिसके ऑर्डर आने से पहले ही मतलब वो इंडस्ट्री जो है वो उतना पोर्शन दम तोड़ गई। वरना इस वक्त आपकी 26 बिलियन होती तो हमारा इस वक्त आराम से 36-40 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का हमारा मतलब ख्वाब पूरा होना शुरू हो सकता था। आप 6 बिलियन, इस वक्त 16 बिलियन है ना टेक्सटाइल की, आप 8 बिलियन ऐड करें टेक्सटाइल का, 40% क्लोजर और ये सब हटा के, तो इजीली आपका 24 प्लस अब वैसे ही 10 अचीव कर गए। तो आराम से 35-36 बिलियन एक्सपोर्ट होती, रेमिटेंस होती, मुल्क फ्लॉरिश कर रहा होता, 8-9% ग्रोथ आ रही होती। आसिफ साहब, हम लोग देखते हैं कि जब हम बड़े लेवल पे, बड़े कैनवस पे इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द अगर देखें, कौन कौन से हमारे रीजन में ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के फ्लरिश करने में गवर्नमेंट लेवल पर बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और आज उस पर इंडस्ट्री जो है वो अपने पाँव पे, खाली हम टेक्सटाइल की नहीं, बाकी इंडस्ट्री की भी बात करें, 3-4 पैरेलल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो कमा कर दे रही हो मुल्क को, क्योंकि हम तो अब एक टेक्सटाइल पे आके रह गए ना। हमने तो ज़राअत पर भी उस तरह तवज्जो नहीं दी। हमारा पूरा सियालकोट का एक सर्जिकल का बड़े यूनिट्स होते थे, वो भी अब पीछे की तरफ जाना शुरू हो गए। तो क्या फ़र्क है इस वक्त रीजन के उन ममालिक में जो तरक्की कर रहे हैं और हम में? जी देखिए, इस रीजन में आपका इंडिया, बांग्लादेश और सबसे टॉप पे तो वियतनाम है, आपके आसियान के सारे ममालिक हैं, थाईलैंड है। इन सब बेसिक इंजीनियरिंग वगैरह जो है ये फाउंडेशन है, और स्पेशली हाई एंड। देखिए टेक्सटाइल सारी दुनिया में जो है वो एक बेसिक लॉन्चिंग पैड के तौर पे यूज़ होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट। उसके बाद बाकी सारे जो हाई एंड हैं जॉब्स वो इंजीनियरिंग वगैरह में, आपके सामने है। और इंजीनियरिंग में भी अगेन फिर वही आएगा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो उसकी वजह से जो है इंडस्ट्री, उसकी वजह से भी, और फिर हमारे यहाँ स्टील वगैरह की प्राइसेस इंडिया से कंपेयर करें, और फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ भी हैं। इंडिया ने मेड इन इंडिया रखा, चाहे हम लोग कुछ भी कहें, उन्होंने एक एम्बेसडर गाड़ी बना के, आज वो गाड़ियों की उनकी एक्सपोर्ट कितनी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा असेंबली और इस टाइप की फाइनेंशियल इंजीनियरिंग पे लगे रहे कि हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉब्लम यह है कि जो अगर हम देखें कि जो लोग हुकूमत को एडवाइस करते हैं और प्राइवेट सेक्टर से हैं, अगर आप मुल्क का ग्राफ, वियतनाम का ग्राफ और उनकी दौलत का ग्राफ कंपेयर करें तो आप हैरान होंगे कि वियतनाम से भी उनकी पर्सनल फॉर्च्यून्स तो बदल गई। वो एडवाइस जैसे एप्टमा हम हमेशा सोचते हैं तो हम हमेशा कंट्री इंटरेस्ट में एडवाइस करते हैं। अगर हम स्पेसिफिक नहीं करते कि जी 10 आदमियों को फ़ायदा हो और 10 को रगड़ा लगे, ऐसी कोई एडवाइस हम करने की कोशिश नहीं करते। आईपीपी में भी हमारा कोई पर्सनल एजेंडा या कोई और नहीं है। हमने हमेशा इसके ख़िलाफ़ इसीलिए आवाज़ उठाई है कि हम समझते हैं कि हमारा इस वक्त सबसे बड़ा कौमी मसला है। इसके बाद दूसरे मसले हल होने शुरू होंगे, वो सामने आएंगे। इसके आगे तो ये तो एक अंधेरी दीवार है, जिसके आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। जब टॉर्च जलेगी तो और चीज़ें नज़र आएंगी। आसिफ साहब, जो हम लोग तो यहाँ पर इनकरेज ही नहीं कर रहे ना नई इंडस्ट्री या नए इंडस्ट्रियलिस्ट को। ज़ाहिर है 40% हिस्सा बंद है तो नया इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ से इनकरेज होगा। जो 40% हिस्सा बंद है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहा है? क्या वो बाहर जा रहा है, बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है? देखिए, ये हमारे वन ऑफ द अंकल्स हैं, ही वाज वन चेयरमैन 3 टाइम्स ऑफ एप्टमा। उनका फेमस मकूला था कि मिल जब बंद होती है ना, सब कुछ मुका के बंदे की बंद होती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो मिलें होती हैं ये ज़्यादातर लोगों का सरमाया होती हैं, और लोगों ने बड़ी मेहनत से आगे बढ़े होते हैं अल्लाह के करम से। तो वो ज़ाहिरी बात है जान तोड़ कोशिश करते हैं कि जिस तरह आप किसी मरीज़ को बचाने की। तो 70% केसेस में तो बेचारे इन्वेस्टर जो है वो अपना सब कुछ लुटा के इस अंजाम पे पहुंचते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो। कुछ आप जो मल्टी जो फैमिली बिजनेसेस हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं कि ये ठीक है कोई और काम कर लेंगे, मिल बंद होती है तो हो जाए। तो यही केस है। 70% लोग तो मेरे ख्याल में बेचारे अपना सरमाए डुबो के बैठ जाते हैं। आसिफ, ये जो तो इंटरनेशनल आगे क्या मार्केट्स हैं, जाएंगे? नई मार्केट की तलाश करना गवर्नमेंट का या वहाँ पर बैठे सफ़ीरों का कितना किरदार होता है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो जाए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट दुनिया तक पहुँच जाए, या पाकिस्तानी प्रोडक्ट को मुस्तनद तरीके से कोई एग्रीमेंट्स के थ्रू दुनिया भर में पहुँचाया जाए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में किस हद तक रोल होता है और उसका कितना फ़ायदा पहुँचता है हमें?
जी देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि चूँकि हमारी कॉस्टें इतनी ज़्यादा हैं मुल्क में, तो जैसे ही हम फ्री ट्रेड करते हैं तो हमारे यहाँ इंपोर्ट की हरगार हो जाती है। तो वही अगेन है ना कि जब मुल्क कॉम्पिटिटिव ही नहीं है। दूसरे ये कि ये जो छोटी छोटी मार्केटें हैं, युगांडा जाना, तंजानिया जाना, जिम्बाब्वे जाना, ये ज़्यादातर एसएमई का काम है। और एसएमई के तकरीबन हमेशा पिछले 10-12 साल से ऐसी पॉलिसी रही है जिसके तहत एसएमई को 8 से 12% की डिसएडवांटेज रही है ओवर कंपोजिट में। तो कंपोजिट जो है वो ज़्यादातर लार्ज स्केल होते हैं, तो उनकी मार्केटिंग भी बड़े रिटेलर्स को होती है। तो आप उल्टा देखेंगे कि अगर आप आज से 15 साल पहले की मुल्कों की लिस्ट देखें कि जहाँ पाकिस्तानी माल जाता था तो वो शायद 80 हो, और आज आप देखेंगे तो शायद वो 20 रह गए हों। तो उसकी वजह ये है कि कंसंट्रेशन इन फ्यू हो है, और उसकी वजह जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ हैं कस्टम और उसकी ड्यूटी रिलेटेड, जिसकी टेक्सटाइल चेन ईएफएस की इतनी अच्छी स्कीम है, और अब आप उसको देखें कि उसको भी गड़बड़ कर रहे हैं लोग, कि कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए और बाकी सारी इंडस्ट्री जो है तबाह। जब तक ऐसे एडवाइज़र मौजूद रहेंगे हुकूमत की सफ़ों में, जिनका काम ये होगा कि वो एसएमई के पीछे लगे रहें और किस तरह उनको तबाह करके चलते रहें, तो यही अंजाम होगा। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं, सियासत के मसाइल क्या हैं। आज इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन हुई है दो अहम शख्सियात के साथ, बड़ा अहम दिन, और इस पर डिस्कशन के बजट के खदोखाल, सियासत और सियासत के खदोखाल। अब तक के लिए इतना ही, फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।